हमारी इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। और हम लोग पहुंच चुके हैं पाठ 5 ना, एक अध्याय 5 तत्वों का अवल्त वर्गीकरण NCERT क्वेश्चन आंसर में। मतलब जो है आज हम लोग जो है पाठ 5 जो है क्लास 10th का है, NCERT किताब का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ये देखिए जो है मेरे हाथ में जो है क्लास 10th का ये किताब है, ये आप देख पा रहे हैं ये। चलिए इसी का जो है पाठ 5 जो है का प्रश्न जो है अभी मेरे हाथ में है, इसी को हम डील कर रहे हैं। डील किया जाए, शुरू किया जाए। चलिए तो ये पेज नंबर 91 से है ना, ये पेज भी लिख देते हैं। पेज नंबर है ये 91 ना। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए, है ना। तो बिल्कुल पाए जाते हैं, डोबेराइनर का त्रिक जो है न्यूलैंड के अष्टक में पाए जाते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। तो जो है न्यूलैंड ने बताया था क्या कि सारे गामा पाधानी, है ना, यानी कि जो है हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ऐसे ही जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में ये जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। ऐसे करके जो है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना, क्लोरीन, यहाँ पे जाएगा पोटेशियम, यहाँ पे जाएगा कैल्शियम, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिक है ना, यही तो त्रिक है किसका, डोबेराइनर का, है ना। तो जो डोबेराइनर का त्रिक है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डोबेराइनर का त्रिक जो है कहाँ, न्यूलैंड के जो है जो अष्टक का नियम है इसमें पाया जा रहा है। आर क्लियर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी, यानी कि डोबेराइनर ने जो है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि डोबेराइनर ने जो है तत्वों को जो है किस प्रकार से वर्गीकृत किया। तो जो है त्रिक पर वर्गीकृत किया था, तत्वों को जो है त्रिक पर वर्गीकृत किया था, ये हम लिख देंगे। और त्रिक का रूल क्या बताया था उसने, है ना, कि जो है यदि तत्वों को जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, है ना, तत्वों को जो है कौन सा तत्वों को, तत्वों के 3 तत्वों के साथ लिया था ना। तो यदि 3 तत्वों को जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो देखा ये जा रहा है कि A, B, C अगर ये 3 तत्व हैं तो देखा ये जाएगा कि जो है A और C का औसत जो होगा परमाणु द्रव्यमान का, वो B के औसत से क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी कि जो है हम ये लिख सकते हैं कि A + C/2 = B, यही जो है आता है ना। और इसको जो है हम लिख सकते हैं कि जो है जो पहला और तीसरा का जो है औसत होता है वो जो है दूसरा का जो है यानी कि बीच वाला का जो है परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इस पर हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। कौन सा, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, है ना, जो कि ऊपर हमने देखा है। तो लिथियम हो जाएगा, ये जो है सोडियम हो जाएगा, और ये हो जाएगा पोटेशियम। और इसको बात की जाए तो लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान का जो है औसत होगा वो सोडियम के बराबर होगा। कैसे होगा, इसको आप देख भी सकते हैं। तो लिथियम का होता है 7, ऐसे ही पोटेशियम का होता है 39, ना। दोनों को जोड़िएगा, 2 से भागा दीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 46/2, और ये हो जाएगा कट के 23 दूनी 46 ना, जो कि सोडियम का जो है क्या है, द्रव्यमान है। यहाँ पर सोडियम का द्रव्यमान निकल गया। इस तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है ये सब जो है मिल जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर भी, है ना, करके। चलिए न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। तो न्यूलैंड की क्या सीमा थी, तो न्यूलैंड का तो यहाँ पे हम लिख ही दिए कि जो है पहला तत्व जो है 8वें तत्व पे क्या होता है, बराबर होता है। जैसे संगीत का स्वर जो है सारे गाँव पधा निशा पे जो है उसने बताया था ना, पिछला वीडियो लेक्चर में समझा भी दिया है। उसी पे जो है लिखना है कि संगीत के जो 8 स्वर होते हैं, है ना, जिसमें जो है पहला स्वर, संगीत के जो है जो स्वर होता है उसमें पहला स्वर जो है पहला 8वें का क्या होता है, बराबर होता है। उसी के अनुसार ये हम लोगों ने देखा भी, है ना। तो इसी को लिख देना है ना, कि जो है न्यूलैंड का जो है यही रूल है ना। एग्जाम्पल जो है दे देना है करके, जो है ये इसकी जो है लिमिटेशन हो जाती है, सीमाएं हो जाती है ना। ऐसे करके जो है आगे जो है क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 94 से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लीजिए।
चलिए चलते हैं पेज नंबर 94 में ना। अब ये पेज नंबर 94 का जो है क्वेश्चन का आंसर हम बना रहे हैं ना। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्न तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र का अनुमान कीजिए, है ना। ऑक्साइड बनाना है निम्न तत्वों का, तो इसमें जो है पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम दिया है, कार्बन दिया है, एल्युमिनियम दिया है, सिलिकॉन दिया है ना, और बेरियम यहाँ पर दिया है बी। इसका जो है क्या करना है, ऑक्साइड बनाना है। तो इसका संयोजकता क्या होता है, इसका 1 होता है, इस कार्बन का जो है 4 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, सिलिकॉन का भी 4 होता है, बेरियम का 2 होता है। संयोजकता ये इसका हो गया। अब इसका ऑक्साइड का जो है, ऑक्साइड का सूत्र बनाना है ना, ऑक्साइड का सूत्र बनाना है, तो ऑक्साइड का संयोजकता यानी कि जो है 2 होता है ऑक्साइड का संयोजकता। सूत्र हम बनाएंगे तो वहीं एक यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं, तक के है ये O है, तक के का संयोजकता हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2, गुना हो जाएगा 13 तो हो जाएगा K2O। ऐसे तो पहला का जो है जैसे बन गया सूत्र बनेगा K2O, ऐसे ही दूसरा का हो जाएगा CO2, ऐसे ही तीसरा का हो जाएगा Al2O3, चौथा का हो जाएगा SiO2, पांचवा का हो जाएगा BaO। यही जो है सूत्र बन जाएगा ऐसे। ये कैसे बन रहा है, इसके लिए जो है देखिए ये एक वीडियो हमने बना दिया है, इसमें जो है आप देख सकते हैं। इसको जो है ऑन करके जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है क्लास हमने लिया था, इसी क्लास से आप सीख सकते हैं कैसे जो है ये संयोजकता ज्ञात करने होने के बाद भी जो है कैसे सूत्र बनता है ऐसे करके। तो चलिए ये हमने समझ लिया। ऐसे करके जो है गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से जो है तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। तो गैलियम के साथ साथ जो है ना जर्मेनियम और स्कैंडियम, है ना, ये 2 है जिसमें कि जो है हम लोग जानते हैं कि जो है उसने भविष्यवाणी किया था, किसने, मेंडलीव ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडलीव ने जो भविष्यवाणी किया था वो गैलियम का अतिरिक्त कौन कौन था, वो 2, और तो स्कैंडियम था Sc, है ना, और जर्मेनियम यानी कि Ge, ये 2 थे, है ना, और गैलियम को लेकर के ये 3 हो गया। तो 3 का भविष्यवाणी किया था जिसमें 1 तो दे ही दिया, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। आर यू क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी बनाने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो ये जो है क्या किया था, तत्वों का जो है कौन सा गुण लिया था, परमाणु द्रव्यमान का गुण, वही मापदंड हमें आ जाएगा। तो दूसरा के बाद अगर तीसरा क्वेश्चन का बात की जाए तो हम इसका दे देंगे क्या कि तत्वों का जो है परमाणु द्रव्यमान को जो है उसने लिया था और वहीं उसका क्या था, मापदंड था। परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हैं या फिर इसको परमाणु भार भी लिख सकते हैं ना, कि परमाणु भार के रूप में जो है लिया था या परमाणु द्रव्यमान लिया था। तो दोनों बात क्या है, बराबर है ना। ऐसे करके जो है हम लिख सकते हैं परमाणु भार मापदंड के रूप में लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि आपको अनुसार उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया, है ना। तो उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में इसलिए रखा गया चूँकि जो है वो जो है क्रियाशील बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि वो अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय होता है। और अक्रिय निष्क्रिय जब गैस होता है, यही तो कारण है कि हीलियम जो है इसको आना चाहिए था वर्ग 2 में, लेकिन वर्ग 2 से उसको फिर कहाँ लेके चला गया था, कहाँ लेके चला गया है, ले गया है वर्ग संख्या 18 में मोस्ले ने, है ना। इसलिए उसको अलग जो है ग्रुप में लेके चला गया है। और यहाँ पे जो है ये प्रश्न संख्या कौन है, 4, है ना। प्रश्न संख्या 4 को अलग यानी कि 18 में जो है 18 में जो इन तत्वों को लिखा गया है, कौन है, नहीं अगर कल 0 रन पर, ऐसे करके जो है ये 6 होते हैं। और 6 को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि सभी निष्क्रिय है, बाकी निष्क्रिय में कोई नहीं आता है। यही जो है पूरा आवर्त सारणी में यही 6 निष्क्रिय है, इसलिए इसको अलग रखा गया है क्योंकि सबका गुण धर्म मिल रहा है और सबका गुण धर्म पे ही तो आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। तत्वों का जो है सभी का गुण धर्म क्या होता है, समान होता है, सभी एक लाइन में आते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये सभी एक साथ एक वर्ग में आ गए, सब एक साथ इसलिए रखा गया है, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम समझेंगे पेज संख्या जो है, पेज जो है 100 पे, है ना। पेज संख्या 100 पे हम लोग आ गए, है ना। 100 में जो है हम देखेंगे ये जो है पेज संख्या है 100, इस पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर। विसंगतियों का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि उसकी जो है गलतियों मतलब उसके दोष को, है ना। तो मेंडलीव के दोष को कैसे दूर किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में मोस्ले के द्वारा, उसी पे जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन जो है बन जाएगा, है ना। लॉन्ग टाइप में भी जो है ध्यान दें, इस क्वेश्चन को जो है
लॉन्ग में भी जो है दे सकता है, मतलब टेल जोड़ के क्वेश्चन जो है पूछता है केमिस्ट्री में, इसका ध्यान हमें देना है। देखिए खास करके जो है जब इस टाइप का वीडियो देखते हैं, जब हम क्वेश्चन डील करते हैं, तो आप किताब को ले लीजिए साथ में, पेज वाइज बोल रहे हैं तो आप जो है आराम से देखते रहिए, समझते रहिए। ऐसे तो किताब का होना अनिवार्य है, किताब लेकर के बैठिएगा तो और अधिक समझ में आएगा। चलिए आधुनिक अवध सारणी में जो है कैसे मेंडलीव की अवध सारणी की विविध विसंगतियों को जो है मोसले ने दूर किया है ना, इसी को जो है यही क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला जो है ना मेंडलीव के द्वारा जो है दोस्त ये था समस्थानिकों का ना, समस्थानिकों का स्थान नहीं होना, समस्थानिकों का स्थान मेंडलीव ने नहीं दिया था, लेकिन मोसले ने जो है समस्थानिकों का स्थान दिया। मतलब मोसले ने जो है सीधे जो है ये परमाणु संख्या पे जो है क्या है, परमाणु संख्या पे उसने बनाया था। किसने? मोसले ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम से आया था, तो समस्थानिक का तो बात ही नहीं रह जाता है। तो जो है इसका जो है क्या हो गया, समस्थानिक को जो है इसने जो विसंगति था उसको दूर कर दिया। और नंबर दूसरे में जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि मेंडलीव ने जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तो जो है लिया था, लेकिन जो है कुछ ऐसे जो है उसमें तत्व आ गए थे जिनका परमाणु द्रव्यमान जो था है ना कम था, है ना कम था, लेकिन क्या कम होने के बावजूद भी जो है ना ये जो है अधिक परमाणु क्रमांक वाले के जो है बाद में थे, है ना कम था लेकिन ये जो है अधिक परमाणु द्रव्यमान के क्या थे, बाद में थे, है ना बाद में थे। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया। ऐसे करके जो है इसको जो है डिस्क्रिप्शन में हम बहुत ढंग से लिख के दिखा भी देंगे। चलिए इसको समझा देते हैं इस तरीके से, जैसे उसमें जो है हमने समझाया था मेंडलीव वाला में कि जो है जो पोटेशियम है और यहाँ पे जो है आर्गन है ना, तो आर्गन का जो है परमाणु द्रव्यमान अगर बात की जाए तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, जबकि पोटेशियम का होता है 39। तो इसको पहले आना चाहिए था, इसको फिर बाद में आना चाहिए था। किसके अनुसार? मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव के अनुसार, है ना इसको जो है पहले आना चाहिए था, इसको बाद में आना चाहिए था, क्योंकि जो है बढ़ता हुआ क्रम तो यही तो है 39 के बाद 40 आएगा। लेकिन जब उसने दया मेंडलीव ने तो पहले आर्गन को लिखा, पोटेशियम को बाद में लिखा, मैंने इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, है ना। लेकिन ये जो है रूल के अनुसार नहीं था, क्योंकि 40 पहले नहीं आएगा, 39 से पहले तो 40 आएगा नहीं। तो इस तरीके से जो है ये मेंडलीव का जो अवध सारणी था, जो कि ऐसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल थे जो कि गलत थे, है ना, तत्वों के साथ देखा गया। तो इसका जो है मोसले ने हल कर दिया क्या कि चूंकि मोसले ने जो है परमाणु द्रव्यमान नहीं रखा ना, मोसले ने क्या रखा था, परमाणु संख्या, जो कि आर्गन का होता है 18 और पोटेशियम कितना होता है 19 होता है। आर यू क्लियर? तो पोटेशियम का 19 होता है, आर्गन का होता है 18। तो अब ये आराम से जो है क्या हो जाएगा, अब आर्गन जो है ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। अगर बात द्रव्यमान पे नहीं रख करके जो है परमाणु संख्या पर रख करके जो है इसने क्या कर दिया, ठीक कर दिया इसको। आर यू क्लियर? ऐसे करके जो है किया उसने, है ना। आगे चल के जो है हम ये देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये है, तो ऐसे ही इसको लिख देना है, ये दो ही ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों का नाम लिखिए, है ना। मैग्नीशियम की तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में कह रहा है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों का नाम लिखिए और आपके चयन का आधार क्या है। तो आधार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आधार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मैग्नीशियम है Mg, तो मैग्नीशियम कितना होता है 12 होता है, मतलब कि 2 8 2, है ना। तो ऐसे कौन कौन है जिसके अंत में जो है 2 आएगा, तो मैग्नीशियम का फैमिली कौन है, अवध संख्या क्या हो जाएगा, ये बग संख्या 2। बग संख्या 2 में क्या होता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, यानी कि इसमें जो है बेरिलियम भी हो सकता है ना, बेरिलियम हो सकता है, इसमें स्ट्रांसियम हो सकता है, इसमें जो है आपका बेरियम हो सकता है ना। ऐसे करके जो है रेडियम हो सकता है। नहीं, ये सब बग संख्या 2 में ही आएंगे, जो कि सबके अंत में जो है क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जैसे सबके अंत में क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम के अंत में 2 है, ऐसे ही सबके अंत में जो है 2 होगा, है ना। तो वही जो है 2 का क्या कर रहा है, ये चयन करने के लिए कर रहा है, अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों का क्या करे, नाम लिखे, है ना। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्व कौन कौन हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि जो है
वो कैल्शियम हो जाएगा या वो बेरिलियम हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसी वर्ग में आता है। आज क्लियर। नंबर तीसरा के नाम बताइए, कह रहा है कि के नाम बताइए। नंबर तीसरा कह रहा है क्या नाम बताना है। तीसरा का ए, ये देखते हैं तीसरा का ए में है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वर्ग संख्या 1 में, देख लीजिए कौन कौन है। तो लीना के है ना। 3 तत्व कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा कक्षा में 1 है, तो ये हो जाएगा 2 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, ये हो जाएगा 2 8 1, ये हो जाएगा 2 8 8 1 3 11 19, ये जगह परमाणु संख्या इसका। ऐसे ये 3 तत्व है ना, इनका नाम जो लिख सकते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम ना। बी में कह रहा है, बी में कि 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित कौन है, वो हो सकता है। तो अब लिख सकते हैं कौन सा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। सबसे बाहरी कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 हो जाएगा, इसमें जो है 2 और हो जाएगा 2 8 2 ना। ये 12 होता है, ये 4 होता है, ऐसे करके। तो बेरिलियम मैग्नीशियम हो सकता है और 20 वर्ग में हो सकते हैं, लेकिन 2 एक है तो 2 हमने लिख दिया। 3 तत्वों जिनके बाहरी कक्षा क्या हो, पूर्ण हो, बाहरी कोष पूर्ण हो। कोष वही कह रहा है, कोष का मतलब आपका हो जाएगा वही सेल, जिसको बोल सकते हैं। तो बाहरी सेल क्या हो, पूर्ण हो। 3 तत्व कौन कौन से हैं, उसमें हम लिख सकते हैं क्या, तो उसमें लिख सकते हैं हम नियोन को ना, आर्गन को ना, क्रिप्टन को, ऐसे लिख सकते हैं है ना। इनके सभी कक्षा क्या है, पूर्ण होते हैं ना। वही 3 तत्व सभी कक्षा पूर्ण है ना। ये हो जाएगा पूर्ण मतलब ऑक्टेट पूरा किया है। पूर्ण मतलब क्या, ऑक्टेट पूरा किया है ना। ऑक्टेट हीलियम भी हो जाएगा इसमें है ना, इसमें हीलियम भी लिख सकते हैं ना। हीलियम का डुप्लीकेट पूरा होता है तो इसका 2 हो जाएगा। बाकी सब जो है सबके अंतिम में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो ऐसे करके तो किसी इसमें 3 का जो है नाम लिख देना है, कोई 3 तक। चौथा कह रहा है क्या, चौथा का ए कह रहा है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या इन तत्वों की परमाणु में कोई समानता है। तो समानता है बिल्कुल। लिथियम सोडियम पोटेशियम के परमाणु में समानता क्यों है भाई, लिथियम है, पोटेशियम है और सोडियम है। इसमें परमाणु में समानता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, 3 है, तो 2 1, इसका जो है 19 है, 2 8 8 1 और इसका जो है 11 है, 2 8 1। तो तीनों का अंतिम में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका समान होने का मतलब, और संयोजकता भी जो है क्या हो गया, संयोजकता भी इसका 1 हो गया। संयोजकता 1 का मतलब कि रासायनिक क्रियाशीलता जो है सभी का जो है समान होगा है ना। तो ये जो है इसकी समानता है ना, रासायनिक क्रियाशीलता क्या है, समान। इसलिए जो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं सभी लोग, ऐसे करके जो है। बी कर हीलियम एक अक्रिय गैस है, हाँ है अक्रिय गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इसके परमाणु में कोई समानता है, इनके परमाणु में कोई समानता है, तो बिल्कुल समानता है। समानता क्यों है, अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है बिल्कुल, और जो है हीलियम जो है अक्रियशील गैस है बिल्कुल। तो परमाणु में समानता क्या है, परमाणु में समानता ये है, यहाँ पे ध्यान देने का। दोनों ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन में हीलियम जो है हालांकि डुप्लीकेट पूरा कर रहा है, यानी कि जो इसका बाहरी कोष जो है वो पूर्ण है। और वही बात है नियोन का ना, नियोन में 2 8 है ना। तो सबसे बड़ी कक्षा में जो है ये हो गया, मान लीजिए कि जो है ये के हो गया, ये एल हो गया। तो के में जो है अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पूर्ण है, 2 इलेक्ट्रॉन के में है। और एल में भी जो है किसमें कितने होंगे, 8 होते हैं एल में भी, तो ये भी क्या है, पूर्ण है। तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों भाई कक्षा पूर्ण है, और पूर्ण है तो दोनों क्या है, समान है। हाँ वही कह रहा है कि इनकी परमाणु में जो है कोई समानता है, तो समानता क्या है, तो समानता यह है कि दोनों को दोनों का जो है सबसे बड़ा क्या है, पूर्ण है। यही समानता है इसकी। ऐसे करके पांचवा, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। 10 तत्वों का नाम लिखिए, उसमें धातु को छाटिए, बस 10 का नाम लिख धातु को छाट देना है। नंबर 6वां है ना, 10 का नाम लिखिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन है, हीलियम है,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, ऐसे ही ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ऐसे ही ये 10 हो गया। तो धातु कौन कौन है, तो हम जान रहे हैं कि धातु कौन कौन है। तो ये देखिए लिथियम धातु है, हम खेल रहे हैं इसको, बेरिलियम जो है धातु है, बोरॉन नहीं है, कार्बन नहीं है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब यही जो 2 है यही धातु तो है, ये तुम्हारा आंसर होगा। यही 2 धातु है, बाद बाकी जो है क्या है इसमें जो है, ये जो है उप धातु हो जाएगा बोरॉन, तो जो है बाद बाकी जो है इसमें अधातु हो जाएगा है ना, अधातु हो जाएगा। तो यही 2 धातु हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इनके स्थान पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की, सबसे अधिक धातु जो है धात्विक तत्व इसमें कौन है ना। ऐसे करके पहले इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है गैलियम, इसमें दिया है जर्मेनियम, इसमें दिया है आर्सेनिक, इसमें दिया है सेलेनियम, इसमें दिया है बेरिलियम, बी है ना, बी। ये सब अलग अलग जो है दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक धात्विक लक्षण किसमें है, किस तत्व में जो है सबसे अधिक धातु का लक्षण है ना। ये जो है क्वेश्चन हमारा है, ये देखते हैं सबसे अधिक धातु का लक्षण किसमें है। तो जो है हम बताए थे धात्विक लक्षण का, जहाँ तक बात किया जाए तो हम बताए थे है ना कि किसी भी आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर जो है ना, बाएं से दाएं अगर हम जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर जो है यहाँ पे देखिए डील कर रहे हैं ना, आवर्त में ना बाएं से दाएं जाने पर ना धातु की क्रियाशीलता घटती है। वहीं अगर वर्ग में, किसमें, तो वर्ग में ना, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, चलिए ये जो है यहाँ पे देख लेना है गैलियम। तो गैलियम का स्थान कहाँ है, ये पहले आइए पता कर लीजिए। तो गैलियम का स्थान अगर पता करना है तो बैगन, आलू, गाजर, यहाँ पे देखिए बैगन, आलू, गाजर। ये जर्मेनियम का तो कहे COG। आर्सेनिक, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या है ना। सेलेनियम, तो सेलेनियम हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से। और ये हो जाएगा बेरिलियम, तो बेरिलियम हो जाएगा BE, ये हो जाएगा पहले है ना। तो ये देखिए ये है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये यहाँ पे है ना। ये आवर्त संख्या जो है 2 में आता है, ये आवर्त संख्या 3 में, ये आवर्त संख्या आ जाएगा 4 में। और बेरिलियम जो है ये खुद आवर्त संख्या किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो आवर्त संख्या 2 से नीचे बात हो रहा है, 2 से नीचे, तो 2 में आ रहा है। तो क्रियाशीलता तो जो है इसमें जो भी क्रियाशीलता, अगर हम नीचे और भी आवर्त में किसी में आएंगे है ना, तो नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर, तो वर्ग में जो है 2, और दूसरा आवर्त का बात किया जाए, दूसरा आवर्त में जो है अगर हम जा रहे हैं तो आवर्त संख्या 2 है ना, 2 के बाद फिर 3 आएगा, 4 जाएगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है ना, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो बेरिलियम ऐसा ही खत्म हो गया। बेरिलियम से अधिक क्रियाशील कौन कौन है, तो ये इसमें देखते हैं ना, इसमें हम ये देख पा रहे हैं ना कि जो है यहाँ पे आवर्त में सभी आवर्त संख्या 4 से है, ये हट गया तो बाकी जो बच्चे वो आवर्त संख्या 4 से हैं। 4 में जो है हम ये देख पा रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। तो मतलब क्रियाशीलता जो है बाएं से दाएं, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्रियाशीलता क्या हो रही है, घट रही है ना। आवर्त में जो ना, आवर्त संख्या 4 में बाएं से दाएं जा रहा है, क्रियाशीलता घट रहा है, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो गैलियम होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, गैलियम सबसे अधिक क्रियाशील होगा। गैलियम क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील गैलियम होगा, GA, यही मेरा आंसर। चलिए अभी तक का क्लास कैसा लगा
अभी तक हम लोगों ने जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन डील किया उसको बहुत ढंग से आप जाइए घर पे, समझिए, बनाइए। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर जो हमने थ्योरी का दिया था, अध्याय 5 का जो है जो थ्योरी का वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा, इसका हम गारंटी दे रहे हैं। तो लगातार मेहनत प्रयास कीजिए, है ना। और ये अगर ये क्लास अच्छा लगे तो इसको जो है एक लाइक ज़रूर दीजिए, है ना। और आगे जो है फिर से दोबारा से जो है मुलाकात जो है होगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी और भी कुछ क्वेश्चन बाकी है, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।